हेलो गाइस, हाउ आर यू? आज हम मेड इजी अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स में क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर थर्ड, जो चैप्टर हमारा है थर्ड, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम के अंदर आज का जो टॉपिक होगा वो होगा इनकम मेथड। इनकम मेथड क्योंकि हमने पीछे ये स्टडी किया था कि इसके अंदर मेथड जो है तीन तरह के होते हैं। एक तो वैल्यू एडेड मेथड, जिसे प्रोडक्ट मेथड, सेकंड इनकम मेथड और तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड। तो आज ये सेकंड जो है वो है इनकम मेथड। और जो इनकम मेथड जो है ये बेस होता है फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम जो हाउस होल्ड सेक्टर को प्रोड्यूसिंग सेक्टर से उसके रिवार्ड के रूप में जो प्रोवाइड होता है वो हाउस होल्ड सेक्टर के लिए अपने फैक्टर की क्या हो जाती है, जो रिटर्न उसे अर्निंग जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, फैक्टर इनकम कहते हैं, जैसा हमने पीछे डिस्कस किया हुआ। अब गाइस यहाँ पे हमें डिटेल में इस यहाँ पे स्टडी करेंगे कि जो फैक्टर इनकम जो आती है हाउस होल्ड सेक्टर के पास वो 3 फॉर्म में आती है प्रोडक्शन सेक्टर से। एक तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के रूप में, दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस के रूप में, और थर्ड जो है वो मिक्स इनकम के रूप में आती है, जिसका हम वन बाय वन यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज जो है वो हमारी 4 भागों में हमने डिवाइडेशंस किया हुआ है। फर्स्ट एक तो वेजेस एंड सैलरी इन कैश जो एम्प्लॉइज को प्रोवाइड होती है, इसमें हम देखिए कि कैश पेड और ट्रांसफर टू द सैलरी अकाउंट ऑफ एम्प्लॉइज by the employer as a reward for the work done during the accounting period. एम्प्लॉयर के द्वारा कैश में या एम्प्लॉय के खाते में उसके द्वारा किए हुए काम के प्रति जो रिवार्ड के रूप में उसके खाते में जो ट्रांसफर की जाती है अकाउंटिंग ईयर में, उसे हम इसके अंदर शामिल करेंगे। इसमें कंपनसेशंस ऑफ एम्प्लॉइज के रूप में। दूसरा जो उसके अंदर रूप फॉर्म्स हो सकता है पेमेंट इन काइंड्स। पेमेंट इन काइंड्स का मतलब कि अदर देन कैश जो बेनिफिट एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है, उसके अंदर जो सच एज रेंट फ्री अकोमोडेशंस गिवन टू द एम्प्लॉइज बाय द एम्प्लॉयर्स, ये इसमें शामिल होगा। उसके बाद में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशंस टू सोशल सिक्योरिटीज, अपने एम्प्लॉय की सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए अगर एम्प्लॉयर ने कोई कंट्रीब्यूशंस किया है, कोई भुगतान किया है, तो उसके भी शामिल किया जाएगा। और इसमें सच एज द पेमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशंस बाय द एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉय के बिहाफ में अगर एम्प्लॉयर जो है प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशंस का भुगतान कर देता है तो वो भी इसके अंदर शामिल किया जाएगा। उसके साथ साथ में पेंशन और रिटायरमेंट के ऊपर देखिए गाइस, यहाँ पर ओल्ड एज पेंशन जो है वो शामिल नहीं होगी, यहाँ पर वही पेंशन शामिल होगी जो भी पार्ट ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो ये कंपनसेशन ऑफ रिटायरमेंट, हमें ये 4 चीजें के ऊपर फोकस करना पड़ेगा नेशनल इनकम फाइंड आउट करते समय। अगर हमें क्वेश्चंस में अगर मिलती हैं तो उनको हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर शामिल कर लेंगे। नेक्स्ट जो आ जाता है हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस जो है इसके अंदर देखिए, एक तो रेंट के रूप में पैसा आ सकता है, दूसरा इसमें इंटरेस्ट के रूप में पैसा आ सकता है, यानी कि ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टर हुआ। रेंट के ऊपर लैंड हमने लगाई हुई है, फिक्स एसेट से मिलने वाला पैसा। दूसरा उसने इंटरेस्ट के रूप में उसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है मार्केट में, उससे मिलने वाला जो पैसा।
और तीसरा उसने क्या है कि प्रॉफिट के रूप में उसे प्राप्त होने वाला पैसा, जो बिजनेस उसने एंटरप्रेन्योरशिप अपनी बनाई हुई है तो उसमें प्रॉफिट आएगा। अब ये प्रॉफिट को एक 3 फॉर्म में हो सकता है। एक तो डिविडेंड के रूप में प्राप्त हो सकता है, दूसरा कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स के रूप में हमें भुगतान किया हुआ हो, या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो है वो हो। अगर ये हमें नजर आता है तो उसे हम कहाँ पर ऑपरेटिंग सरप्लस में शामिल कर लेंगे। अब डिविडेंड क्या होता है, विच हैज टू बी कंट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द शेयर्स होल्डर्स, और इसे दूसरा नाम इसे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का नाम भी दिया जाता है। इसके बाद में कोऑपरेटिव टैक्स वो टैक्स होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स बनता है वो जो जमा होता है उसे जो पेड किया जाता है उसे इसके अंदर शामिल किया, हमने कितने टैक्स पे किया हुआ है उसे भी हमें नेशनल इनकम फाइंड आउट करते समय इसे हम ऑपरेटिंग सरप्लस में शामिल कर लेते हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट का वो हिस्सा जो फर्म के पास रिटेन्ड है, फर्म के पास रखा हुआ है, किसके लिए, यानी कि फ्यूचर में किसी भी तरह की कंटिजेंट जो लायबिलिटीज का भुगतान करने के लिए होल्ड किया हुआ है, रखा हुआ है, उसे भी हम क्या है इसमें जो ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर शामिल कर लेंगे। अब गाइस इसके अंदर बात आ जाती है हमारे पास जो मिक्स्ड इनकम जो है, मिक्स्ड इनकम वो इनकम होती है जो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, वो पर्सन जो अपने खुद की लेबर लगाता है, लैंड भी लगाता है, कैपिटल भी लगाता है और एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से वो किसी गुड्स और सर्विसेज का क्या करता है, उत्पादन करता है और उससे होने वाली जो इनकम है वो मिक्स्ड इनकम में शामिल की जाती है। तो गाइस अब क्या करते हैं कि जो तीनों तरह से कंपनसेशन से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से और मिक्स्ड इनकम से प्राप्त जो है उनको ऐड कर दें तो वो हमारे पास एनटीपी फैक्टर कॉस्ट फाइंड आउट हो जाती है। देखिए यहाँ पर वैल्यू एडिड के अंदर हमने मार्केट कॉस्ट के ऊपर डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पर जो होगा वो फैक्टर कॉस्ट के ऊपर होगा। अब जो एनडीपी फैक्टर कॉस्ट होती है जिसे डोमेस्टिक इनकम के नाम से जानते हैं, और ये चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि जो ये प्राप्त होगी ये ओनली रेजिडेंटल जो रेजिडेंटल की इनकम को ही यहाँ पर शामिल किया जाएगा, नॉन रेजिडेंटल की इनकम को शामिल नहीं किया जाएगा। उसका उल्लेख जो है वो कहाँ पर होगा, टू फाइंड आउट द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नॉन रेजिडेंटल अगर देश के टेरिटरी पे काम कर रहा है तो उसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है इनकम जो है उसका फिर हमने क्या है कि जो रेजिडेंटल आउट ऑफ इंडिया जो काम कर रहा है उनकी इनकम के ऊपर कंसीडर करके जो नेट आता है इनकम, फैक्टर इनकम आती है, उसे यहाँ पर उसमें प्लस करेंगे तो हमारी जो आ जाती है एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, जिसे हम नेशनल इनकम के नाम से जानते हैं। तो गाइस बहुत ही इजी है, बशर्ते कि हमें ये ध्यान रखना है कि इन तीनों के अंदर कंपनसेशन में हमें क्या शामिल करना है, ऑपरेटिंग में क्या शामिल करना है और मिक्स में क्या शामिल करना है। और बहुत ही सिंपल है और मेरे को उम्मीद है कि ये बहुत ही आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।